मेरा नाम दिनेश है और मैं पिछले 5 दिनों से काम धंधा छोड़कर बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। मेरी ये हालत कैसे हुई, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। दरअसल हफ्ता भर पहले की बात है। मैं पहले जहां काम करता था वहां से बेमतलब का निकाल दिया गया। दरअसल मालिक के साले को नौकरी की जरूरत थी, तो इस वजह से मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर काम से निकाल दिया गया और मेरी जगह पर साले साहब को रख लिया गया। मैं ठहरा छोटा आदमी, ज्यादा कुछ बोलता तो पता नहीं और क्या कर देते मेरे साथ। इसलिए मैं वापस अपने गांव चला आया, क्योंकि शहर में मुझे और कोई दूसरा काम मिल नहीं रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं गांव के चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहा था कि तभी गांव के बुजुर्ग सलीम चाचा चलकर मेरे पास आए और बैठे और चाय का ऑर्डर देते हुए मुझसे बोले, दिनेश बेटा, सुना है काम छूट गया शहर वाला। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर चाचा बोले, कोई काम मिला यहाँ पर? मैंने फिर अपना सिर ना में हिलाया तो इस पर सलीम चाचा बोले, एक काम तो है, मगर तुम करोगे या नहीं? पहरेदारी का काम है। इस पर मैंने कहा, क्या काम है बताइए? मैं तो शहर में पहरेदारी का ही काम किया करता था, मैं आराम से कर लूंगा। इस पर काका ने कहा, कब्रिस्तान में पहरेदारी करनी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं, इसलिए हम कोई पहरेदार ढूंढ रहे हैं। बोलो, मंजूर है? कब्रिस्तान का नाम सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, जिस पर मैंने सलीम काका से कहा, अच्छा मैं सोचकर बताता हूँ। इतना बोलकर मैं वहां से उठकर घर की तरफ जाने लगा। मन ही मन में सोच रहा था कि क्या करूं, हालांकि मेरे पास कोई और काम नहीं था, मगर इसके चलते कब्रिस्तान में पहरेदारी का काम करना क्या सही रहेगा, वो भी रात में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यही सोचते सोचते मैं घर आ गया। घर में कदम रखते ही बीवी के ताने शुरू हो गए। घर में खाना नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त ये तय कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा ही। घर पर रहकर ताने सुनने से तो बेहतर है कि रात भर कब्रिस्तान में ही पड़ा रहूं। अगले ही दिन मैंने सलीम काका को बोलकर काम पक्का करवा लिया और उसी रात से काम करने का फैसला कर लिया। जिसके बाद रात के करीब 9 बजे के आसपास मैं खाना पीना खाकर कब्रिस्तान जाने के लिए घर से निकल गया। कब्रिस्तान मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं जल्दी ही कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां सब कुछ सामान्य ही था, कहीं कोई हलचल नहीं हो रही थी। पूरा का पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा हुआ था। खैर उस रात मेरे साथ सब कुछ सामान्य रहा और मैं सुबह अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर भी आ गया। उसके अगले दिन रात को मैं जब कब्रिस्तान जाने के लिए घर पर खाना खा रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा, आज अगर काम पर नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, आज अमावस की रात है। इस पर मैंने कहा, कल ही काम पर जुड़ा हूं ना, और आज छुट्टी ले लूं? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी अमावस पूर्णिमा ये सब मैं मानता नहीं हूं। जिसके बाद मैंने खाना खत्म किया और वापस से अपने काम पर जाने के लिए निकल गया। आज आसमान पर चांद नहीं था, तो इसलिए चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा पसरा हुआ था। हालांकि मैं हमेशा की तरह बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मगर आज माहौल कुछ अलग तरह का था। आसपास पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। रात कीड़ों की आवाजें कानों में काफी जोर से आ रही थी। खैर चलते चलते मैं अब उस कब्रिस्तान के काफी नजदीक पहुंच चुका था। तभी मुझे कब्रिस्तान के गेट के बाहर कोई आदमी खड़ा नजर आया। उसके हाथों में
एक लालटेन थी। मैं थोड़ा चौंक गया कि भला ये आदमी है कौन, लालटेन लिए कब्रिस्तान के बाहर क्यों खड़ा है। यही सब सोचते सोचते मैंने जब करीब जाकर उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च मारा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि सलीम चाचा हैं। हाथ में लालटेन लिए मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी चलकर चाचा के पास गया और उनसे कहा, चाचा आप इस वक्त यहाँ पर? इस पर चाचा ने कहा, ये लालटेन देने आया था तुमको, ये लो। इस पर मैंने कहा, पर चाचा टॉर्च है मेरे पास। इस पर चाचा ने कहा, फिर भी इसको रखो अपने पास, और हाँ, इससे अलग मत करना। इतना कहकर सलीम चाचा ने वो लालटेन मेरे हाथों में पकड़ाई और वहां से चलते बने। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। खैर, मैं लालटेन और टॉर्च दोनों लेकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। कब्रिस्तान के अंदर का माहौल कल की तरह ही सामान्य ही था। कहीं पर भी कोई हलचल नहीं थी और पूरा का पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा हुआ था। खैर, मैं जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया, जहां मेरे बैठने की जगह थी। लालटेन को मैंने वहीं पास ही में रख दिया। अब तक रात के 9:45 बज चुके थे। जैसा कि आसमान पर चांद नहीं था, इसलिए कब्रिस्तान में भी बिना टॉर्च की रोशनी के कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बिछे कब्रों के बीच मैं बिल्कुल अकेला था। शायद वहां आसपास मेरे अलावा दूर दूर तक कोई जिंदा इंसान नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान के आसपास कोई घर भी नहीं था। अभी मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ ही था कि तभी मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई आदमी झाड़ियों में से चल रहा हो। मैंने फट से टॉर्च उठाया और उस तरफ मारा जिधर झाड़ियां थी, मगर वहां दूर दूर तक मुझे कोई इंसान नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा और मैं वापस से अपनी जगह पर टिककर बैठ गया। वक्त के साथ ही साथ पता नहीं क्यों ठंड भी अचानक से बढ़ती ही जा रही थी, जबकि ठंड का तो मौसम ही नहीं था। फिर मुझे ठंड क्यों लग रही है? ऊपर से कब्रिस्तान में अब धुंध भी छाने लगी थी। सब कुछ मेरी समझ से परे हो रहा था। अभी मैं अपनी जगह पर बैठा ये सब देख ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब तरह की आवाज फिर से आने लगी। इस बार आवाज ऐसी थी जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। आवाज मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर उस तरफ जाने लगा जिधर से वो आवाज आ रही थी। चलते चलते मैं अभी उस आवाज का पीछा कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक कब्र के पास गई। उस कब्र के पास एक आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी के ठीक सामने जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश के पास वाला कब्र भी खुदा हुआ था। मतलब साफ था कि उसी आदमी ने इस लाश को कब्र खोद कर निकाला था। मगर वो आदमी इस लाश के पास बैठा आंख बंद करके कर क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर जमीन पर बैठे उस आदमी के बगल में पड़े खंजर पर गई। वो एक धारदार खंजर था। मैं समझ गया कि जरूर ये कोई गलत काम करेगा, जिस पर मैंने उस आदमी को टोकते हुए कहा, है कौन है वहां पर? मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने धारदार खंजर से उस लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया और उस लाश का सिर उठाकर अपने हाथों में लेकर वहां से भागने लगा। मैं उस वक्त इतना घबराया हुआ था कि मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। अभी वो आदमी वहां से भागा ही था कि तभी वो सिरकटी लाश एकदम से उठकर खड़ी हो गई और तभी एक आवाज आई, मेरा सर कहां है? मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई।
मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो सिरकटी लाश मेरी तरफ आने लगी, मगर 2-4 कदम आगे आकर ही वह अपनी जगह पर ही रुक गई। शायद ये लालटेन के चलते हो रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने वहां से जो दौड़ लगाई, सीधे घर जाकर ही रुका। मगर आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो सब था क्या। इस घटना के कई दिनों बाद तक मैं बीमार भी रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। नहीं यार, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलकर मैं टेबल पर से उठ गया और खाने का प्लेट सिंक तक ले जाने लगा। अभी मैं सिंक की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से टेबल पर बैठे मेरे दोस्त निरंजन ने कहा, इसका मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूं? इस पर मैंने कहा, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये तेरे मन का वहम हो, क्योंकि देख, मैं ये सब भूत चुड़ैल इन सब पर विश्वास नहीं करता हूं और ना ही डरता हूं। इस पर उसी टेबल पर बैठे मेरे दूसरे दोस्त सुरेंद्र ने कहा, नहीं भाई, ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, ये सब चीज होती है। तभी निरंजन बोला, अच्छा, तुझे डर नहीं लगता ना? तो एक काम कर, किसी रात उस बांस बगान वाले कब्रिस्तान में जाकर बता, तब मानू। इस पर मैंने कहा, अबे तू मुझे चैलेंज कर रहा है? मुझे? मैं भूत से नहीं, भूत मुझसे डरेगा। क्या करना है बोल। इस पर निरंजन बोला, करना कुछ नहीं है, बस उस कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र को ढूंढना है। वो कब्र जिसके ऊपर हम 500 रुपया का एक लिफाफा रखेंगे। अगर तू आधी रात को वहां जाकर उस कब्र के ऊपर से वो खाम ले आया तो पैसे तेरे, और अगर नहीं ला पाया तो तुझे हमें 1000 रुपए देने होंगे। बोल, मंजूर है? इस पर मैंने कहा, हाँ चल, मंजूर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात पैसों की नहीं थी, मुझे बस निरंजन को गलत साबित करना था। तभी निरंजन बोला, कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैं उस खाम के ऊपर एक अलग तरह का निशान बनाऊंगा जो सिर्फ मुझे और सुरेंद्र को ही पता होगा। तो तुझे रात में उस कब्रिस्तान में जाना ही होगा। जिसके बाद हॉस्टल का वार्डन वहां पहुंच गया। हम लोगों ने फटाफट खाने का प्लेट धोया और अपने अपने कमरे में चले गए। मैं इस तरह के कई चैलेंजेस पहले भी जीत चुका हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर मुझे कहां पता था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी चैलेंज होगा। खैर, अगले दिन सुबह निरंजन और सुरेंद्र हॉस्टल से स्कूल जाते समय रास्ते में पड़ने वाले उस बांस बगान वाले कब्रिस्तान में घुस गए और अपना काम कर आए। अब मेरी बारी थी आधी रात को उस कब्रिस्तान में जाकर लिफाफा लाने की। उसी रात करीब 11:30 बजे तक जब सारे सो गए तो मैं धीरे धीरे उठकर कमरे से बाहर निकलकर हॉस्टल के मेन गेट पर पहुंचा। वॉचमैन भैया को थोड़े पैसे खिलाकर हॉस्टल से बाहर निकल गया। चूंकि मौसम ठंड का था, इस वजह से रास्ते पर पूरा कोहरा फैला हुआ था और तो और अंधेरा भी काफी ज्यादा था। ऊपर से शिमला की सर्दी आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। हालांकि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर आया था, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। मैं टॉर्च जलाकर तेजी से रास्ते पर उस कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, जो कि इस ठंड में स्वाभाविक ही था। चूंकि वो कब्रिस्तान ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। यह सोचकर मैंने अपने चलने की रफ्तार और भी तेज कर दी। कुछ देर और ठंड में जूझने के बाद मैं अब उस बांस बगान कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। जैसा नाम वैसा दिख भी रहा था। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ बांस के घने लंबे पेड़ थे। हालांकि दिन में ये कब्रिस्तान इतना खतरनाक नहीं दिखता है। खैर, उस कब्रिस्तान के टूटे हुए लोहे के गेट से होकर मैं अंदर चला गया। टूटा हुआ इसलिए
क्योंकि ये एक पुराना कब्रिस्तान था। यहाँ लाशों को अब नहीं दफनाया जाता। खैर, बाहर से वो कब्रिस्तान जितना खतरनाक दिख रहा था, अंदर से उससे भी ज्यादा डरावना था। ना तो कहीं कोई लाइट की व्यवस्था थी और ना ही उस रात आसमान पर चांद था। सिर्फ और सिर्फ रोशनी का एकमात्र जरिया मेरी टॉर्च की लाइट ही थी। खैर, उस कब्रिस्तान के अंदर दूर दूर तक, जहां तक मेरी नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ जंगल और कब्र ही नजर आ रहे थे। मुझे पता था कि इन बदमाशों ने लिफाफा इतना सामने नहीं रखा होगा, लिहाजा मैं कब्रों को गौर से देखते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। रात कीड़ों की आवाजें उस पूरे माहौल को एक अलग सा डर दे रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे किसी ने सीमेंट की दीवार को हाथ से ठोका हो। मैं थोड़ा चौंक गया। भला यहां सीमेंट की दीवार कहां से आएगी? सीमेंट की तो सिर्फ कब्रें हैं यहां पर, दीवार तो है ही नहीं। सच कहूं तो अंदर ही अंदर मैं थोड़ा डर रहा था, मगर लिफाफा लिए बगैर मैं किसी भी कीमत पर यहां से नहीं जाऊंगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। पैरों के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की चड़मड़ाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। आसपास बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, क्योंकि पीछे से भी पत्तों के चड़मड़ाने की आवाज आ रही थी। मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर आवाज कहां से आ रही थी? मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैं वापस से कब्रिस्तान में आगे बढ़ने लगा। रात और ठंड समय के साथ ही साथ बढ़ते जा रहे थे। साथ ही साथ कोहरा भी अब काफी घना हो चुका था। अब चलते चलते मैं कब्रिस्तान के अंतिम छोर पर आ चुका था, मगर अभी तक मुझे वो लिफाफा नजर नहीं आया था। मन ही मन में ये सोच रहा था कि कहीं इन लोगों ने साथ मिलकर मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे कब्रिस्तान के आखिरी वाले कब्र के ऊपर पीले रंग का ईंट तले दबा हुआ एक लिफाफा नजर आया। मैं दौड़कर उस कब्र के पास गया और झट से लिफाफा अपने हाथों में उठा लिया। मैंने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें 500 का एक नोट था और लिफाफे के ऊपर पेन से एक अलग तरह का निशान बना हुआ था। मैं मन ही मन में अपने आप को बहुत बहादुर मान रहा था कि मैंने चैलेंज पूरा कर लिया। इसी के जोश में आकर मैंने उस कब्र के ऊपर 4-5 बार लात मार दिया, जो कि बहुत गलत बात है। खैर, मैं वापस जाने के लिए पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे पीछे जमीन पर एक औरत बैठी हुई थी। वो अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी, जिस वजह से मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आखिर ये औरत आई कहां से। तभी मैंने उस औरत से पूछा, कौन है आप? मगर इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी दोबारा पूछना जरूरी नहीं समझा और उस औरत के बगल से होकर गेट की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस औरत को पार कर ही रहा था कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? इतना कहकर उस औरत ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें नीली चमक रही थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। वो औरत अपने पैने नाखूनों को लगातार मेरे पैर में धंसाए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी इतने में ही हमारे हॉस्टल का वॉचमैन
और मेरे दोनों दोस्त निरंजन और सुरेंद्र वहां पहुंच गए। उनके आते ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई और इस तरह से उस रात एक चैलेंज के चलते मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।